वेलकम टू रीडेक्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो चलिए इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में जो कॉमिक्स मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसका नाम है रूहों के कैदी और ये एक हॉरर कॉमिक्स है और ये रिलीज हुई थी मनोज कॉमिक्स के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस डरावनी कॉमिक्स को जिसका नाम है रूहों के कैदी। रूहों के कैदी। रामगांव। रात के 10 बजे ट्रेन रामगांव के छोटे से स्टेशन पर रुकी। स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। एक कंपार्टमेंट के दरवाजे से वंदना ने बाहर झांका। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा, कूली भी नहीं। उसने स्वयं ही अपना सूटकेस नीचे उतारा। मैं तो समझ रही थी कि चाचा जी मुझे स्टेशन पर लेने आएंगे। इस छोटे से स्टेशन पर ट्रेन केवल 1 मिनट के लिए रुकी। ट्रेन भी गई। अब मैं क्या करूं? अंधेरे में अकेली कैसे जाऊंगी? तभी एक व्यक्ति उसकी ओर आता दिखाई दिया। थैंक्स गॉड, एक इंसान तो नजर आया। आप मिस वंदना हैं? जी हाँ। और आप? मैं आपके चाचा ठाकुर बलवंत सिंह का सेवक हूँ। ठाकुर साहब की तबीयत कुछ खराब है, इसलिए उन्होंने मुझे आपको लाने के लिए भेजा है। अच्छा, तो फिर चलिए। उस व्यक्ति ने सूटकेस उठा लिया। दोनों स्टेशन से बाहर जाने वाले रास्ते की ओर बढ़े। क्या चाचा जी बहुत बीमार हैं? नहीं, मामूली जुकाम है। स्टेशन के बाहर एक छोटी सी पुरानी कार खड़ी थी। बैठिए। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? इस गांव में लाइट नहीं है, इसलिए अंधेरा है। आप गाड़ी में बैठिए। कमाल है, ये गांव अभी तक पिछड़ा हुआ है। कार खेतों के बीच कच्ची सड़क पर झटके लेते हुए दौड़ने लगी। चाचा जी तो हवेली पर ही होंगे। वो जहां भी है आप जल्दी उनके पास पहुंच जाएंगी। वंदना को पहली बार एहसास हुआ कि उस व्यक्ति का स्वर काफी कठोर था। न जाने क्यों उसके मन में एक अज्ञात भय ने सिर उभारा। कहीं मैंने इस अजनबी के साथ आकर कोई गलती तो नहीं की है? कुछ क्षण बाद उसने खामोशी तोड़ी। आप चाचा जी के पास कब से काम कर रहे हैं? मुझे आपके दादाजी ने काम पर रखा था, तभी से मैं यहाँ हूँ। दादाजी ने? लेकिन जहां तक मैंने सुना है मेरे दादाजी का स्वर्गवास हुए 50 वर्ष बीत चुके हैं और आपकी आयु तो 30 से अधिक लगती नहीं। फिर भला दादाजी आपको काम पर कैसे रख सकते हैं? मुझे आपके दादाजी ने ही काम पर रखा था, इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इस बार उसका स्वर कुछ ज्यादा ही कठोर था। वंदना ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, तभी गाड़ी एक पुरानी हवेली के सामने पहुंचकर रुक गई। नीचे उतर आइए। लेकिन ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? यहाँ तो अंधेरा है और ये जगह मुझे। उस व्यक्ति ने आगे बढ़कर वंदना का कंधा पकड़कर कार से उतार लिया। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें अंदर चलकर मिल जाएगा। फिर उसने लकड़ी के फाटक पर लटकी हुई लोहे की जंजीरें बजाई। खट खट खट। ये इमारत तो वीरान लगती है। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई? तभी फाटक भयानक आवाज के साथ खुलने लगा। चर्र। कितनी भयानक आवाज है। हाथ में लालटेन पकड़े एक बूढ़ा व्यक्ति नजर आया। ले आए? हाँ, इन्हें अंदर ले जाओ। आओ अंदर चली आओ। जाइए। वो भीतर प्रविष्ट हुई तो बूढ़े ने फाटक बंद कर लिया। ये फाटक बंद क्यों किया है? घबराओ नहीं, मेरे साथ आओ। बूढ़ा उसे लिए हुए विभिन्न अंधेरे बरामदों और कॉरिडोर से गुजरता रहा। फिर वो एक दरवाजे के सामने रुक गया। अंदर चली जाओ। चाचा जी अंदर है? वंदना ने घुटे हुए स्वर में पूछा। हाँ, भीतर आओ। वंदना ने भीतर कदम रखा। बूढ़े ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? डरो नहीं लड़की, इधर आओ। उसने आवाज की ओर देखा। हे भगवान, ये कैसा आदमी है? कौन हो तुम? मेरे चाचा जी कहाँ हैं? तुम्हारे चाचा जी यहाँ नहीं है और मेरा नाम माधव है। चाचा जी यहाँ नहीं है? फिर मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? ये कौन सी जगह है और तुम कौन हो? उसने एक सांस में ही कई सवाल पूछ डाले थे। सुनो लड़की, तुम इस वक्त अपने खानदान की पुरानी हवेली में हो। पुरानी हवेली? वंदना के शरीर को भय का झटका सा लगा था। माँ कहा करती थी कि मेरे दादाजी की एक निजी हवेली थी जिसमें एक बार उन्होंने किसी अंग्रेज अफसर की हत्या कर दी थी। उसके बाद से उस हवेली में भूतों का डेरा बन गया था। अंग्रेज की आत्मा भी वहां रहती थी और इसलिए उस हवेली को खाली कर दिया गया था। तो क्या ये वही हवेली है? कुछ क्षण सोचने के बाद वो लगभग चिल्ला उठी।
मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? खामोश रहो, हमें शोर पसंद नहीं है, माधव ने उसे गुर्राते हुए स्वर में डांटा। वंदना बुरी तरह सहम गई। मैं यहां से जाना चाहती हूं। तुम कहीं नहीं जाओगी, अब तुम्हें यहीं रहना है हमारे साथ, कहकर उसने किसी को पुकारा। सुंदर काका, यहां आओ। क्या बात है? इसे इसके कमरे में पहुंचा दो। चलो। वंदना को न जाने क्या हो गया था, वो सम्मोहित सी बुढ़े के साथ चल दी। बूढ़ा उसे हवेली की तीसरी मंजिल की ओर ले चला। तीसरी मंजिल पर एक लंबा सा कॉरिडोर था। उसके अंत में बने एक कमरे का दरवाजा बूढ़े ने खोला। ये तुम्हारा कमरा है। बूढ़े के साथ वो भीतर प्रविष्ट हुई। तो मेरा सूटकेस भी यहां पहुंच चुका है। तुम अब आराम करो, मैं जा रहा हूं। सुनिए, आपको सुंदर काका कहते हैं ना? हाँ। तो काका, तुम ही मुझे बताओ, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? ये माधव कौन है? ये हवेली कब आबाद हुई और तुम यहाँ कब से रहते हो? बूढ़ा विचित्र से स्वर में बोला। ये हवेली कभी वीरान हुई ही नहीं थी। हम यहाँ उस समय से रह रहे हैं जब तुम्हारे दादा ने यहाँ एक अंग्रेज अफसर का खून कर डाला था और बाद में यहाँ काम करने वाले सब नौकरों को भी मार डाला था, क्योंकि नौकर उनके अपराध के गवाह थे। मैं और माधव भी मार डाले गए उन्हीं नौकरों में से थे। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हें मार डाला गया था? लेकिन तुम तो जीवित हो। जीवित तुम हो, हम तो मर चुके हैं, कहकर वो दरवाजे से बाहर निकल गया। हा हा हा। तो क्या ये लोग भूत? हे भगवान, मुझे यहां तक लाने वाला अजनबी कह रहा था कि उसे मेरे दादाजी ने काम पर रखा था, जबकि वो जवान व्यक्ति है। तो क्या ये सब लोग भूत हैं, आत्माएं हैं? और क्या मैं इस समय किसी भूत बंगले में हूं? फिर उसकी नजर दीवार पर लगे चित्र की ओर गई तो वो मन ही मन कह उठी, ये चित्र किसका है? शीशे पर बहुत धूल जमी हुई है, शायद ये मेरे दादाजी का चित्र है। अचानक कमरे के बाहर से ऐसी आवाजें आई जैसे कोई गिरा हो। धड़ाम। ये कैसी आवाज थी? मोमबत्ती उठाकर वो बाहर निकली। आई हिशुम। हा हा हा। तड़ाक। ओह। हा हा हा। छोड़ दो। धड़ाम। आई। हा हा हा। गर कर छोड़ दे। वंदना को स्वयं पर आश्चर्य था कि ये इतना भयानक दृश्य देखकर भी वो बेहोश क्यों नहीं हुई थी। फिर अचानक ही वो जोर से चिल्ला पड़ी, नहीं, उसे मत मारो, उसे छोड़ दो। कंकाल युवक को छोड़कर खड़ा हो गया। हा हा हा। फिर अचानक वो कॉरिडोर में दौड़ता हुआ गायब हो गया। हा हा हा। वंदना भय से कांप रही थी। युवक उस स्थान पर निश्चेष्ट पड़ा था। वंदना डरते डरते उसकी ओर बढ़ी। कहीं मर तो नहीं गया? शुक्र है भगवान का, ये जीवित है लेकिन बेहोश है। सुनिए, प्लीज उठिए। कुछ क्षण बाद युवक ने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गया। मैं कहाँ हूं? अरे कहाँ गया वो? आपका मतलब है वो कंकाल? हाँ, किधर गया वो? आप कौन हैं और उस कंकाल से क्यों लड़ रहे थे? युवक कुछ क्षण उसकी ओर देखता रहा, फिर उसने उल्टा प्रश्न जड़ दिया, तुम कौन हो और इस भूतिया हवेली में क्या कर रही हो? क्या तुम भी भूतनी हो या? नहीं, मैं इंसान हूं, जिंदा इंसान। मेरा नाम वंदना है। तो तुम इस हवेली में कैसे आई? मुझे यहाँ रहने वाले भूतों ने कैद कर लिया है। मैं अपने चाचा जी से मिलने आई थी, लेकिन भूत मुझे यहाँ पकड़ लाए। ओह, तुम भी यहाँ मेरी तरह ही कैद कर दी गई हो? आप भी यहाँ कैद हैं? हाँ, एक दिन मैं घूमता हुआ इस वीरान हवेली में आ पहुंचा था और यहाँ रह रहे भूतों ने मुझे कैद कर लिया था। लेकिन भूतों पर मैं विश्वास नहीं करती। मुझे नहीं लगता ये भूत है। मैं भी भूतों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब करने लगा हूँ। कुछ दिन तुम यहाँ रहोगी तो तुम भी करने लगोगी। मुझे तो लगता है कि हम अब यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे। लेकिन मिस्टर, मेरा नाम रंजन है। खुशी हुई आपसे मिलकर। मेरे कमरे में चलिए, बैठकर बातें करेंगे। वो रंजन को अपने कमरे में ले आई। मिस्टर रंजन, मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि अगर ये भूत भी हैं तो इन्होंने हमें बंदी क्यों बनाया है? ये तो वो भूत ही जाने। बाय द वे, आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। इस गांव के ठाकुर बलवंत सिंह मेरे चाचा हैं। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरी माँ मुझे यहाँ से दिल्ली ले गई थी। उस समय मेरी आयु 6 वर्ष की थी। माँ जब तक जीवित रही कभी इस गांव में वापस नहीं आई और ना ही मुझे कभी यहाँ आने दिया। चाचा जी से उसका कुछ झगड़ा हुआ था, इसलिए अपने जीवन की अंतिम सांस तक वो इस गांव से दूर रही। लेकिन माँ की मौत के बाद मेरे मन में अपने चाचा जी से मिलने की इच्छा जागी।
मैंने चाचा जी को अपने पहुंचने का तार दिया और यहाँ चली आई, लेकिन स्टेशन पर उतरते ही मैं इन रूहों या भूतों के हाथों में पड़ गई। चाचा जी मेरे लिए परेशान होंगे कि मैं उनके पास क्यों नहीं पहुंची। ये बात विचित्र है कि रूहें आपको स्टेशन से पकड़कर लाई है। क्यों? इस क्यों का जवाब तो मुझे भी चाहिए। साथ ही मुझे ये भी हैरत है कि मैं इन भूतों से बहुत ज्यादा भयभीत नहीं हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग असली भूत नहीं हैं। उस कंकाल को देखने के बाद भी आपके ये विचार हैं? कंकाल से आपको लड़ते देखकर मैं सचमुच डर गई थी। आप उससे क्यों लड़ रहे थे? दरअसल मैं यहाँ से फरार होने का इरादा लेकर अपने कमरे से बाहर निकला था, तभी वो कंकाल आकर मुझसे लिपट गया था। तभी आप कह रहे थे कि हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे। हाँ, मैं कई बार कोशिश कर चुका हूँ। एक बार तो मैं फाटक तक पहुंच भी गया था, लेकिन जैसे ही मैंने फाटक खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, मेरे और फाटक के बीच आग की एक दीवार खड़ी हो गई। आग की दीवार? हाँ, इधर उधर घूमते रहो तो भूत कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर फरार होने के इरादे से दरवाजे की ओर जाओ तो रास्ते में आग के शोले भड़कने लगते हैं। आपकी बातें सुनकर मुझे सचमुच डर लगने लगा है। डरने की जरूरत नहीं है। अगर शराफत से रहो तो ये रूहें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं 4 दिन से यहाँ कैद हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे कभी परेशान नहीं किया। तो फिर कैद क्यों कर रखा है? आखिर ये रूहें हमसे चाहती क्या हैं? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। वंदना की नजर दीवार में लगे बंद दरवाजे पर पड़ी। इस दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है? ये बालकनी का दरवाजा है। आइए आपको दिखाता हूँ। रंजन ने उठकर दरवाजा खोला और दोनों बालकनी में निकल आए। ये हवेली काफी ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर बनी हुई है। वंदना ने नीचे झांक कर देखा। सचमुच हम काफी ऊंचाई पर है। यहाँ से कूदकर फरार नहीं हुआ जा सकता। यहाँ से कूदने का एक ही अर्थ है, मौत। वो कमरे में वापस आ गए। अब आप आराम कीजिए मिस वंदना, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। मुझे रात को डर लगेगा। डर की कोई बात नहीं है। मैंने बताया ना, ये रूहें बिना कारण परेशान नहीं करती। समय बिताने के लिए मैं तो डायरी लिखता रहता हूँ। आप भी यही कीजिए। जो कुछ आप पर गुजर रही है लिखती रहिए, इससे टाइम अच्छा पास हो जाता है। दरवाजे के निकट पहुंचकर रंजन रुका। अरे हाँ, दिल्ली से आते समय आप किसी को बताकर तो आई होंगी कि कहाँ जा रही हैं? वहां मेरा कोई सगा संबंधी नहीं है। हाँ, एक दोस्त है, उसका नाम बलराज है। मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। बलराज के डैडी पुलिस में बड़े अफसर हैं। तो क्या बलराज जानता था कि आप कहाँ जा रही हैं? हाँ, उसके साथ जाकर ही मैंने चाचा जी को तार दिया था और बलराज ही मुझे गाड़ी पर सवार कराकर गया था। फिर तो आशा की एक किरण नजर आती है। आपके मित्र बलराज को जब आपकी ओर से कोई सूचना नहीं मिलेगी तो वो शायद आपकी तलाश में राम गांव आए और आपको ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुंच जाए। बलराज सूचना न मिलने पर परेशान जरूर होगा, लेकिन ये नहीं कह सकती कि वो यहाँ आएगा। खैर, जो होगा देखा जाएगा। अब हम 2 हैं, मिलकर यहाँ हर मुसीबत का मुकाबला करेंगे। अब आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। रंजन के जाने के बाद वंदना ने अपने सूटकेस से डायरी निकाली और बैठकर वो सारी घटनाएं लिखने लगी जो अब तक बीत चुकी थी। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। ये क्या हुआ? उसने कारनस पर माचिस रखी देखी थी। ओह, मोमबत्ती खत्म हो गई है। अब क्या करूं? मोमबत्ती की तलाश में बाहर जाते हुए तो डर लग रहा है। अंधेरे में रात कैसे गुजारूंगी? काफी देर तक वो डरी सहमी बैठी रही। इसी तरह बैठकर पूरी रात गुजार दूंगी। लेकिन कहावत है कि जब नींद आती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। वंदना को भी नींद का झोंका आया और उसकी आंख लग गई। अचानक अंधेरे में विचित्र सी आवाज उभरी। सर सर सर। ये कैसी आवाज है? वंदना जाग गई, लेकिन लेटी रही। आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। सर सर सर। जूं जूं जूं। तूफानी हवाओं जैसी आवाज है, लेकिन हवा तो महसूस नहीं हो रही। फिर एक ठहाका गूंजा। हा हा हा। कौन है? भय के कारण उसमें हिलने की भी हिम्मत ना रही थी। आवाज तेज होती रही। हा हा हा। तुम अब यहां से नहीं जा सकती, तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। हा हा हा। ये किसी रूह की आवाज है। हे भगवान, मैं क्या करूं? भय पर काबू पाते हुए उसने माचिस जलाई और इधर उधर देखा। कमरे में तो कोई नहीं है। फिर ये आवाज। अचानक एक विचित्र घटना घटी। तड़ाक। तस्वीर का शीशा अपने आप टूट गया। आवाज फिर गूंजी। आत्महत्या कर लो, सुना तुमने? मर जाओ।
बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर लो। हा हा हा। अब वंदना की सहन शक्ति जवाब दे रही थी। वो मसहरी से कूदकर उतरी और दरवाजे की ओर भागी। रंजन, रंजन बाबू। लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। दरवाजा खोलो रंजन बाबू, दरवाजा खोलो। हा हा हा, हा हा हा। दरवाजा पीटते पीटते वो बेहाल हो गई और बेहोश होकर वहीं लुढ़क गई। सुबह को उसकी आंख खुली तो उसने स्वयं को मसहरी पर लेटे पाया। उसे रात की घटनाएं याद थी। मैं मसहरी पर कैसे पहुंच गई? क्या किसी रूह ने मुझे उठाकर यहां लिटाया है? वो उठकर बैठ गई। ओह, चाय और नाश्ता, ये चीजें कौन रख गया? तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी। शीशे के टुकड़े भी नहीं है, किसी ने यहाँ सफाई भी की है। ये कैसी रूहें हैं जो नाश्ता भी बनाती हैं और सफाई भी करती हैं। इंसान चाहे कितने ही दुख में हो, लेकिन भूख पीछा नहीं छोड़ती। वंदना भी भूखी थी, इसलिए नाश्ता करने बैठ गई। रात वो आवाज मुझे आत्महत्या करने के लिए कह रही थी। क्यों? लेकिन उसके पास अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। वो नाश्ता करके बैठी ही थी कि बूढ़ा सुंदर काका कमरे में आ गया और नाश्ते के बर्तन समेटने लगा। ये नाश्ता तुम रख गए थे काका? लेकिन बूढ़े ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वो बर्तन उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ा। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती काका, यहाँ मोमबत्ती खत्म हो गई है। बूढ़ा इस बार भी कुछ नहीं बोला और कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वंदना कमरे से बाहर निकली। रंजन नजर नहीं आ रहा, वो मिल जाए तो उसे रात की घटनाएं बताऊं। उसने कई कमरों में झांक कर देखा, लेकिन रंजन कहीं दिखाई नहीं दिया। कहाँ चला गया वो? कहीं वो भी भूती तो नहीं है? टहलती हुई वो सीढ़ियों के निकट पहुंची। ये सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं। छत पर चलकर देखती हूँ। छत पर पुराना काठ कबाड़ फैला हुआ था। चारों तरफ पहाड़ियां और जंगल हैं। अचानक दूर जंगल में उसने कुछ लोगों को गुजरते देखा। ओह, अगर मैं जोर से पुकारूं तो क्या मेरी आवाज उन तक पहुंच जाएगी? वो कोई निर्णय लेती इससे पहले ही वो आदमी नजरों से ओझल हो गए। चलो, ये बात तो मालूम हुई कि इस हवेली के निकट से लोग गुजरते रहते हैं, लेकिन ये भूतिया हवेली कही जाती है, इसलिए इसके बिल्कुल निकट कोई नहीं आता होगा। काफी देर तक वो वहीं खड़ी रही। फिर जब वो वापस जाने के लिए घूमी तो उसकी नजर कबाड़ में पड़ी हुई किसी चीज पर पड़ी। गुलेल? ये तो किसी बच्चे का खिलौना है। उसने गुलेल उठा ली। पता नहीं ये किस बच्चे की है या किसी चिड़ीमार शिकारी की, लेकिन ये काम की चीज है, इसे मैं अपने पास रखूंगी। उसने गुलेल अपने लिबास में छुपा ली। जब वो अपने कमरे में वापस आई तो उसके मस्तिष्क में एक योजना आ चुकी थी। मुझे बलराज के नाम एक खत लिखना होगा। ओह, मोमबत्ती! तो वो नई मोमबत्ती रख गया है और वो अपने मित्र बलराज को खत लिखने बैठ गई। रंजन के विषय में भी लिख देती हूँ। उसके सूटकेस में डाक टिकट और लिफाफे मौजूद थे। पत्र उसने टिकट लगे लिफाफे में रखकर उस पर बलराज का पता लिख दिया। अगर ये पत्र बलराज तक पहुंच गया तो इसे चमत्कार ही कहा जाएगा। फिर उसने एक दूसरा लिफाफा उठाया और उस पर लिखा। इस लिफाफे के भीतर पता लिखा एक लिफाफा रखा है। जिस सज्जन को भी ये मिले वो मेहरबानी करके भीतरी लिफाफे को डाक में डाल दे। ये एक मुसीबत की मारी पर बड़ा उपकार होगा। लिफाफे में लिफाफा रखकर उसने पत्थर का एक टुकड़ा भी भीतर रख दिया। फिर कमरे की बालकनी में निकल आई। गुलेल देखते ही मेरे मस्तिष्क में ये योजना आ गई थी। फिर उसने पूरी शक्ति से गुलेल को खींचकर लिफाफा दूर फेंक दिया। काफी दूर जाकर गिरा है। अगर भगवान को मुझ पर दया आ गई तो वो लिफाफा जरूर किसी भले व्यक्ति के हाथ लग जाएगा और फिर मेरा खत बलराज तक पहुंच जाएगा। उस दिन रात तक उसे रंजन दिखाई नहीं दिया। रंजन कहाँ चला गया है? कहीं वो यहाँ से फरार होने में कामयाब तो नहीं हो गया है? अगर वो फरार हुआ है तो मुझे छुड़ाने की कोशिश भी जरूर करेगा। आधी रात के बाद फिर वही आवाजें सुनाई दी। हा हा हा, जाओ आत्महत्या कर लो, नीचे कूद जाओ। वंदना मसहरी पर सहमी हुई पड़ी थी। 4 रात तक यही सब कुछ चलता रहा। रंजन अचानक ही कहीं गायब हो गया था। आज मुझे यहाँ 5वां दिन है। पता नहीं और कितने दिन यहाँ रहना होगा। ये रूहें चाहती हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं अपने हाथों से अपना जीवन समाप्त नहीं कर सकती। रंजन भी पता नहीं कहाँ चला गया है। 6ठे दिन सुबह को अचानक रंजन उसके कमरे में प्रविष्ट हुआ। हेलो रंजन बाबू, कहाँ चले गए थे आप? मैं तो समझ रही थी कि आप फरार होने में सफल हो गए हैं। मैं कहीं नहीं गया था, इसी हवेली में था। रूहों ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया था। खैर, मैं अपने बारे में बाद में बताऊंगा। पहले तुम बताओ कि इन दिनों में तुम पर क्या बीती? बहुत बुरी बीती रंजन बाबू। और उसने रंजन को सब कुछ विस्तार से बता दिया। केवल ये नहीं बताया कि उसने बलराज के लिए कोई खत हवेली से बाहर फेंका था। रूहें चाहती है कि मैं आत्महत्या कर लूं।
रंजन कुछ क्षण खामोश रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, मिस वंदना, अगर मैं कहूं कि आप रूहों की कैदी नहीं हैं, बल्कि कुछ इंसानों ने आपको कैद कर रखा है। ये आप क्या कह रहे हैं? रात में उभरने वाली वो भयानक आवाजें, तस्वीरों का शीशा अपने आप टूट जाना और वो कंकाल जिससे आप लड़ रहे थे, ये सब बातें तो यही साबित करती हैं कि हम रूहों की कैद में हैं। ये सब मामूली बातें हैं वंदना जी। जो आवाजें आप सुनती रही हैं वो एक टेप रिकॉर्डर से निकलती हैं। टेप रिकॉर्डर के कॉर्डलेस स्पीकर आपकी मसहरी के नीचे छुपे हुए हैं। और रहा तस्वीर का शीशा टूटने की बात, तो उसे रोशनदान से साइलेंसर युक्त पिस्तौल द्वारा गोली चलाकर तोड़ा गया था। और वो कंकाल जिससे मैं लड़ रहा था वास्तव में माधव था। उसने कंकाल का लबादा पहन रखा था। आप कॉरिडोर में मध्यम प्रकाश में काफी दूर से देख रही थी, इसलिए वो आपको असली कंकाल लगा। उसकी बातें सुनकर वंदना आश्चर्यचकित सी बैठी रह गई। कुछ क्षण बाद वो बोली, रंजन बाबू, आप ये सब बातें कैसे जानते हैं? इसलिए कि मैं भी उन लोगों का साथी हूं जिन्होंने आपको कैद कर रखा है। ओ नो, ये सच है। आपको यहाँ इसलिए लाया गया है कि रूहों का नाटक रचकर आपकी हत्या कर दी जाए या आपको आत्महत्या करने पर विवश कर दिया जाए और आपको जान से मार देने का काम माधव, सुंदर और मुझे सौंपा गया है। किसने सौंपा है आपको ये काम? आपके चाचा ठाकुर बलवंत सिंह ने। वो आपको मार डालना चाहते हैं क्योंकि आपके दादा की वसीयत के अनुसार उनकी सारी जायदाद की मालिक उनके बड़े बेटे की संतान है और आप ही वो इकलौती संतान है। मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ठाकुर बलवंत सिंह शराबी और जुआरी इंसान है। आपके आने की सूचना पाकर उसने समझ लिया था कि आपको वसीयत का पता चल जाएगा और फिर आप अपना दावा पेश करेंगी, इसलिए उसने आपको मारने की ये योजना बनाई। मेरे जिम्मे ये काम था कि मैं आपको भूतिया हवेली की घटनाएं डायरी में लिखने पर विवश कर दूं, ताकि जब आपकी लाश पुलिस को मिले तो साथ ही वो डायरी भी पुलिस के हाथ लगे और उसे पढ़कर ये समझ लिया जाए कि आप इस खूनी हवेली में रहने वाली रूहों का शिकार हुई हैं। वंदना की आंखों में आंसू आ गए। उसने रुंधे हुए स्वर में पूछा, अगर ये सच है तो आप ये सच्चाई मुझे क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि मेरे भीतर का इंसान जाग उठा है। क्या मतलब? मैं किसी निर्दोष की हत्या नहीं कर सकता, इसलिए मैंने आपको बचाने का फैसला किया है। आज रात मैं आपको माधव और सुंदर की नजरों से बचाकर यहाँ से निकाल ले जाऊंगा। यहाँ से निकलने के बाद आप पुलिस स्टेशन जाकर अपने चाचा के विरुद्ध रिपोर्ट लिखवा सकती हैं। और उसी रात रंजन ने वंदना को हवेली से निकाल दिया। सुबह को ठाकुर बलवंत सिंह की हवेली में उनके सामने माधव और सुंदर खड़े थे। मैं पूछता हूँ वो कैसे फरार हुई? उस हरामजादे रंजन ने हमें धोखा दिया है ठाकुर, वही उस लड़की को निकाल ले गया है। तुम सब निकम्मे हो, तुमने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। हम क्या करते ठाकुर, रंजन तो आपका ही रखा हुआ आदमी था। उस कुत्ते को मैं छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं लड़की को लेकर कहाँ गायब हो गया है। कहीं पुलिस में ना चला गया हो ठाकुर? नहीं, उसने हमसे रुपया ऐंठने के लिए ये चाल चली है। वो जानता है कि उसका लाभ वंदना को पुलिस में देने में नहीं बल्कि हमें सौंपने में है। तुम लोग ऐसा करो, यहाँ से गायब हो जाओ। हफ्ता 10 दिन गांव में नजर ना आना। और हवेली की सफाई कर दी है ना? हाँ ठाकुर, उस हवेली में अब कोई ऐसा निशान नहीं है जिससे लगे कि वंदना वहां आई होगी। ठीक है, तुम लोग भी जाओ। दोनों सलाम करके चले गए। कुछ ही देर बाद ठाकुर को पुलिस के आने की सूचना मिली। पुलिस आई है सरकार। पुलिस? क्या वंदना पुलिस में पहुंच गई है? हे भगवान, यहां भेज दो। नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार, आइए। ठाकुर साहब, ये मिस्टर बलराज है, दिल्ली से आए हैं। इनके पिता वहां पुलिस कमिश्नर हैं। मिस्टर बलराज आपकी भतीजी कुमारी वंदना के विषय में कुछ जानकारी चाहते हैं। मेरी भतीजी वंदना? उसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ? मैंने तो उसे बरसों से नहीं देखा। बस इतना जानता हूँ कि वो दिल्ली में रहती है। लेकिन 6 दिन पहले वंदना दिल्ली से आपसे मिलने के लिए रवाना हुई थी। मेरे सामने उसने आपको अपने पहुंचने का तार दिया था और मैंने ही उसे ट्रेन में सवार कराया था। लेकिन वंदना यहाँ तो नहीं पहुंची और ना ही मुझे उसका कोई तार मिला। हो सकता है वंदना अब तक ना पहुंची हो, लेकिन वो इस गांव में जरूर पहुंच चुकी है, जिसका सबूत ये खत है। ये कैसा खत है? ये वही खत है जो वंदना ने गुलेल में रखकर फेंका था। ठाकुर ने खत पढ़ा। हे भगवान, ये सब क्या है? मेरी भतीजी को भूतिया हवेली में रूहों ने बंदी बना रखा है। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी चलिए, हम उसे छुड़ा लाते हैं। इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम अभी उसी हवेली से आ रहे हैं। वंदना वहां नहीं है, बल्कि यूं कहे तो बेहतर रहेगा कि वहां कोई भी नहीं है। वंदना का ये खत मुझे कल शाम मिला था और रात को ही मैं कार लेकर यहाँ के लिए निकल पड़ा था।
अतः यहाँ पहुंचकर मैं इंस्पेक्टर साहब से मिला और इन्हें साथ लेकर उस भूतिया हवेली में पहुंचा, लेकिन वंदना हमें वहां नहीं मिली। तो फिर मेरी भतीजी कहाँ गई? आप लोग उसे तलाश कीजिए। इसलिए तो हम आपके पास आए हैं कि शायद वंदना की तलाश में आप हमारी कुछ मदद कर सकें। मैं क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तो शायद उसको पहचान भी ना सकूं। आप ही कुछ कीजिए। ठीक है ठाकुर साहब, हम तो अपना काम करेंगे ही, लेकिन इस बीच अगर आपको वंदना की कोई सूचना मिल जाए तो कृपया थाने संदेश भिजवा दे। ये कहकर इंस्पेक्टर बलराज के साथ वापस चला गया। उसी रात ठाकुर को उसके नौकर ने एक खत ला कर दिया। ठाकुर साहब, ये खत एक लड़का दे गया है। खत पढ़ते हुए ठाकुर की आंखें क्रोध से सुर्ख हो गई। ठाकुर, वंदना अब मेरी कैद में है। तुम मुझे 10,000 रुपए देकर लाखों की जायदाद अकेले हड़प लेना चाहते थे। ये मुझे मंजूर नहीं था, इसलिए मैंने वंदना को वहां से निकाल लिया। अब अगर तुम वंदना की मौत चाहते हो तो 2 लाख रुपए लेकर आज ही रात 12 बजे भूतिया हवेली पहुंच जाओ। रुपया मिलते ही मैं तुम्हारे सामने वंदना की हत्या कर दूंगा। फिर तुम्हें जायदाद का मालिक बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। और हाँ, ये खत अपने साथ लेकर आना। रंजन। अगर वंदना को रास्ते से हटाना है तो रंजन को 2 लाख रुपए देने ही होंगे। ठीक 12 बजे ठाकुर ने पुरानी हवेली के फाटक में प्रवेश किया। उसके भीतर घुसते ही एक मोटे स्तंभ के पीछे से रंजन की आवाज सुनाई दी। रुपया लाए हो ठाकुर? हाँ, लेकिन तुम्हें दूंगा तब जब तुम उस लड़की को मार डालोगे। ठीक उसी क्षण ठाकुर पर सर्च लाइट का प्रकाश पड़ा। ये क्या है? ये पुलिस की सर्च लाइट है ठाकुर। इंस्पेक्टर ने तुरंत ठाकुर के हाथों में हथकड़ी डाल दी। तुम्हें अपहरण और हत्या की कोशिश करने के अपराध में गिरफ्तार किया जाता है ठाकुर। अब हमारे पास तुम्हारे विरुद्ध पूरे सबूत है। डाक खाने के रिकॉर्ड से भी यह साबित हो गया है कि तुम्हें वंदना के पहुंचने का तार मिल गया था। वहां तुम्हारे हस्ताक्षर भी मौजूद हैं। वंदना ने मिस्टर बलराज के लिए अपने खत में रंजन का भी जिक्र किया था और उसमें रंजन का हुलिया भी लिखा था। पुलिस में रंजन का रिकॉर्ड भी मौजूद है और हम उस पर नजर रखे हुए थे, इसीलिए हमने रंजन को तलाश कर लिया। इसने भी वंदना को कैद कर रखा था क्योंकि ये तुमसे रुपया ऐंठना चाहता था, लेकिन अब ये सरकारी गवाह बन चुका है और अदालत में तुम्हारे विरुद्ध गवाही देगा। ये खत भी जिसे पढ़कर तुम यहाँ आए हो, हमने ही इससे लिखवाया था। कहो, कैसी रही? ठाकुर की नजरें झुक गई। थैंक्स बलराज, तुमने आकर मुझे बचा लिया, वरना मैं तो आसमान से गिरकर खजूर में अटक चुकी थी। लेकिन अब तुम खजूर में नहीं लटक रही हो, बल्कि लाखों की जायदाद की मालकिन बन गई हो। मेरी बधाई स्वीकार करो। थैंक्स। समाप्त। तो दोस्तों, ये थी कहानी कॉमिक्स रूहों के कैदी की। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।